I audible, visible? Great. Welcome everyone. Good evening. जय हिंद. सर पीछे पढ़ने को बोलते हैं देयर इज अ डेफिनेशन टू पीछे पढ़ना सर, एंड दैट पीछे पढ़ना का डेफिनेशन है जो आज आप सुबह से कर रहे हो, मतलब हाथ धो गई है 8 बजे सब पीछे पड़ गया, मतलब समराइज कर किसने यानी समराइज भी कर दिया है. वेरी गुड सर. एनो कहते हैं सर पीछे पढ़ना सर, हाथ दे हो गए, मतलब आज ही दिलाओ सर, सारी एग्जाम आज ही दिला दो सर. ऐसे करो यूपीएससी को बोलो आज ही एग्जाम ले ले सर, फिर छोड़े हमारा. वेरी गुड सर. ओके सर, नेवर माइंड. तो ये बहुत ही सर डेंजरस सिचुएशन है सर इस टाइम पर. ओके अच्छा 7 बजे स्पेशल क्लास की आज, 7 बजे स्पेशल क्लास की आज, आज का स्पेशल क्लास ऐसे मत डरो यार. अच्छा ओके, अब तुम मेरे ऊपर केस ही करवा दे, ऐसे करें एनएचआरसी पे ये लोग सब लोग चले जाएंगे सर. सर हम तो वेबसाइट पे भी नहीं जाएंगे, हम तो पर्सनली विजिट कर लेंगे सर, दिल्ली खुद ही चले जाएंगे एनएचआरसी की, छुड़वाओ सर हमको इनसे. ऑलराइट सर. सो भरोसा नहीं है सर मेरे को. ऑलराइट नेवर माइंड. तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम उन स्टूडेंट्स का जो लोग अभी नई नई क्लासेस में आए हैं. ओके और शायद पहली बार अटेंड कर रहे हैं. और इस क्लास के कुछ रूल्स है, कायदे प्लस कानून है. प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स. सर हर टाइम बोलते हो, हम थोड़ा मानने वाले आपकी बात को. मान लो नहीं नहीं ये तो बोलना है, आप बोलो सर. ओके लेकिन हम मानते नहीं है. नहीं यार मानते हो, मैं मानते हैं. अच्छे बच्चे बोलो. मेक रनिंग नोट्स ऑफ द क्लास बहुत जरूरी है. नो पीडीएफ विल बी शेयर्ड अनलेस डीम्ड रियली नेसेसरी. जो आज सुबह सुबह हमने एहसास किया है कि डीम्ड रियली नेसेसरी हुआ है और मैंने पीडीएफ शेयर किए हैं और करूंगा. रादर रीड एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6 to 12, कंटिन्यू रीडिंग लक्ष्मीकांत, रीड द न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एवरीडे. सर रोज तो हम कुछ भी नहीं करते, रोज तो हम कुछ भी नहीं करते सर. रोज थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ सकता है कोई आदमी? हाउ बोरिंग कैन दैट बी? नहीं बेटा रोज पढ़ो. ओके न्यूज़पेपर तो थोड़ा मालूम है कि उसमें से आज की न्यूज में से यूपीएससी में आने वाला है, तो रोज पढ़ लो. देयर विल बी रेगुलर डाउट सेशन टू एड्रेस योर क्वेरीज. Being late for the class will adversely affect your understanding of the subject. Please maintain punctuality. Medium of teaching होगा bilingual, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में पढ़ाया जाएगा. Please don't insist on any particular language for teaching. Join the Telegram channel and Unacademy app. ये डाउनलोड कर लो यार. Unacademy का ऐप डाउनलोड करने से तुम्हारे बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे. हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे इसी दुख से नहीं निकल रहे. सर आपकी अगली क्लास का टाइम बताओ सर. नहीं अपनी अगली क्लास का टाइम बताओ ना सर, प्लीज बताओ ना सर. बेटा अनअकैडमी ने इतना महंगा ऐप तुम्हारे लिए बनाया है. ओके उसमें सब कुछ आ जाता है. और मेरे टेलीग्राम चैनल को तुम ज्वाइन कर सकते हो, ये है लिंक. ओके tinyurl.com/siddharthquality. और अगर तुम मेरी तरह टेक सेवी हो तो एक कैमरा लो और इस कोड को स्कैन कर लो तो तुम चले जाओगे. आओ आइए आपका इंतजार था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अरे वाह आगे सर. ये क्वेश्चन से मेरे को बड़ा इंतजार था सर. सर पीएसआई ऑप्शनल कब आएगा? पीएसआई ऑप्शनल जुलाई में आएगा. जुलाई तो यही महीना है, जुलाई में ही आएगा. मेरे को इस क्वेश्चन का इंतजार था. मेरी आंखों के मेरे पल को सर आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक. बिल्कुल ये तो सर आएगा, जुलाई में आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? वेरी गुड सर. आएगा बेटा आएगा. आएगा. चलो सर ठीक है. सबको समझ में आया या नहीं सर? बहुत बढ़िया. अरे ये तो मैंने बताया नहीं क्या. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. देखो टिक मार्क करने में कितना मजा आता है. हाँ सर यही बात मैं तुम्हें सिखा रहा था. टिक मार्क करने में बहुत आनंद आता है. क्यों आनंद आता है? इसलिए राइट एवरीथिंग, हर चीज लिखो. दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग होती है टिक मार्क करना. कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अमंग्स्ट द दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में ये चीज है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? तो ये करो, ये फीलिंग का भी आनंद उठाओ. सर ठीक है सर, हम तो कभी कभी ना बिना लिखे टिक मार्क कर लेते. मेरा बिल्कुल कतई वो मतलब नहीं था. अब हम करें इमरजेंसी प्रोविजंस. ऑलराइट वेलफेयर स्कीम में पीडीएफ में दे रहा हूं तुमको. ये खत्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही आनंददायक स्थिति है. और मैंने तुम्हारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टार्ट किया था. हमने इमरजेंसी प्राइमरी खत्म कर लिया है. फिर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? जब हमने खत्म ही कर लिया तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? नहीं अभी हमने आर्टिकल 352 की इमरजेंसी कुछ हद तक खत्म किए. क्योंकि क्योंकि स्वागत नहीं करोगे? ओके इंटरनल इमरजेंसी बाकी. स्वागत करो. ओके सर स्वागत करो. ओके ओके स्वागत कीजिए. ये ना होती तो पॉलिटी पढ़ाने में आनंद ही ना होता. हाँ मैडम आपने मतलब पॉलिटी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें इनका योगदान नहीं है. मैम का अब मैडम का योगदान है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, वरना हम क्या पढ़ाते हैं? हाउ बोरिंग वुड लाइफ बी. सो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. और एज कंसर्न्ड इंडियन सिटीजंस and as the future bureaucrats of this country, as the future IAS officers of this country and IPS officers of this country, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए. Are you understand?
हाँ सर जैसे ही आपने बोला ना फ्यूचर आईएएस आईपीएस ऑफिसर, हम तो ऐसे खड़े हो गए, मतलब हमें तो बचपन से बोल रहे थे लोग कि यार आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईपीएस ऑफिसर बनेगा। एवरीबडी कॉम्प्लीमेंट्स अस फॉर दिस। अच्छा देखो प्रभात को पता चला, थैंक यू। अच्छा ओके, अच्छा नहीं मतलब ऐसे थैंक यू बोलने वाली बात थोड़ा ना थी सर। हमको बचपन, हम पैदा हुए थे, नर्स ने गोदी में लिया, बोला बच्चा आईएएस ही लग रहा है, शक्ल से आईएएस लग रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर ने बोला ये तो लगी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लग रहा है, इसकी तो शक्ल ही एसएसपी जैसी है। क्या बात कर सर, आपने कॉम्प्लीमेंट किया, कौन सी बड़ी बात है? नॉट अ बिग डील सर, हमें तो आते जाते लोग बोलते हैं सर। अच्छा हम तो, चलो ठीक है, ओके ठीक है। तो एज फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री, ओके एज फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री, हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ। हाँ सर, सो मेरे साथ गाड़ी में बैठोगे? हाँ सर, कैसी बात है, पेट्रोल आपको होना चाहिए। ओके, गाड़ी आपकी, पेट्रोल हमारा, तो वक्त ही वक्त है सर। ओके, सो 1971 में चलते हैं, और 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ। अच्छा, फिर मैडम इंदिरा गांधी इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट की। अच्छा, मैडम इंदिरा गांधी ने जहां कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, तो वो जगह थी रायबरेली। हाँ सर, सबको समझना है, रायबरेली मैडम की कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी। मैडम का ऑपोजिट कैंडिडेट था एक जेंटलमैन, उनका नाम था मिस्टर राज नारायण। राज नारायण साहब की बड़ी ही जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी, और मैडम इंदिरा गांधी अपना प्रथम बहुत ही बड़ा चुनाव लड़ने गई थी। आई होप तुम्हें पहले मालूम है कि जब मैडम इंदिरा गांधी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो वो राज्यसभा की मेंबर थी। इससे एक क्वेश्चन और सॉल्व होता है, तुम्हें याद है कि राज्यसभा के मेंबर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। बट मैडम का ये पहला ऐसा बड़ा चुनाव था, तो मैडम ने बड़ी मेहनत करी। पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैडम जीत तो गई, लेकिन राज नारायण साहब ने एक कंप्लेंट करी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि मैडम इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मिस यूज किया है द गवर्नमेंट मशीनरी को। ऐसे बहुत सारे इल्जाम लगाए गए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ, जो वहां के रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, जो भी ऑफिसर्स थे, उनको पर इन्फ्लुएंस डाला गया, ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिया लोगों का इल्जाम। सो वो मिसयूज गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब है इलेक्टोरल ऑफेंस किया गया है, और ये केस बन गया धीरे धीरे होले होले होले, ये केस बन गया राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी इन 1975। इंदिरा नेहरू गांधी, राज नारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 जून 1975 को जो हुआ ओए होए, बहुत ही यादगार दिन है। बट सैड है कि ज्यादातर लोगों को ये सब चीजें मालूम नहीं होती, लेकिन सैड ये है कि उस दिन बहुत ही बड़ा दिन हुआ, और उस दिन फॉर द फर्स्ट टाइम एक वेरी ब्रेव जज जस्टिस सिन्हा ने एक फैसला दिया। जस्टिस सिन्हा ने फैसला दिया कि राज नारायण वर्सेस श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी केस में दैट मैडम इंदिरा गांधी इज गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल ऑफेंस। क्या बात कर रहे हो सर? अरे आज तक ये फैसले की गूंज इलाहाबाद में सुनाई देती है। He retired in 1982, walked into the sunset at his farewell reference. The Justice Sinha ने ये बोला था, we the members of the bar and the bench of this court by our mutual efforts and cooperation shall preserve the prestige, dignity and honor of this court at all costs and for all times to come. ये इतनी बड़ी बात मानी गई थी कि it was amongst the toughest and the most dangerous decision, the most क्या वर्ड यूज करना चाहिए, वर्ड ही खत्म हो गया, छोड़ो सर। तो जस्टिस सिन्हा, अगर आप भी आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाओगे तो एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट दिस केस। तो मैं इनके बेटे, इनके सुपुत्र जस्टिस सिन्हा के सुपुत्र जस्टिस सिन्हा ऑब्वियसली उनके सामने अपीयर हुआ पड़ा, और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनके पुत्र के सामने आर्ग्यूमेंट करने गया था, तो मुझे सब लोगों ने यही बात बोली थी कि ये वही जज साहब है जिनके पिताजी वो वाले जस्टिस सिन्हा है जिन्होंने मैडम इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दी थी। तो इमेजिन द काइंड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट। सर ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया। सो ये जो फैसला आया सर, आ गया, फिर क्या हुआ? तो मैडम को होल्ड कर दिया गया इलेक्टोरल ऑफेंस से, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है, तो मामला फाइनल तो होगा नहीं। 15 दिन दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने के लिए, 15 दिन बाकी है, 12 जून से 15 जून, ओके 15 दिन गिन लो। इस दौरान दिल्ली में कुछ और होने लग गया। सर दिल्ली में भी कुछ और होता? हाँ, दिल्ली में एक राज नारायण साहब यहाँ थे, एक जेपी नारायण वहां पे भी थे। जयप्रकाश नारायण वॉज क्रिएटिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन फॉर मैडम इंदिरा गांधी। रामलीला मैदान पे हजारों लोग जेपी के स्पीचेस सुन रहे थे। तो दिस ग्रेट कैरिस्मेटिक लीडर ऑफ जयप्रकाश नारायण was creating what was called as total revolution. बिहार छात्र संघर्ष समिति स्टूडेंट्स का ग्रुप था, और लाखों लोग इस तरह से जमा हो रहे थे टू क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल रेवोल्यूशन अगेंस्ट द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। वो बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट करप्ट है, उनको हटना पड़ेगा। और फिर वो खतरनाक लाइन बोली गई जो गूंज गई, क्या सर?
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो रामधारी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो रामधारी दिनकर साहब की सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने चलाती है। वाह सर, दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत ही सर घबराहट वाला सिचुएशन हो गया। तो मैडम इंदिरा गांधी के खिलाफ दो प्रॉब्लम्स आ गई। एक क्या प्रॉब्लम आ गई? एक मैडम इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रॉब्लम आ गई जो लीगल प्रॉब्लम है। हाँ सर, वो तो सर सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे क्या होगा, बिकॉज she was held guilty of electoral offenses and she was disqualified of being the prime minister of India। ये अपने आप में एक बड़ा खतरनाक सिचुएशन थी। दूसरी साइड एक पॉलिटिकल इशू हुआ पड़ा था जहां पर टोटल रेवोल्यूशन हो चुका था बिकॉज ऑफ जेपी। मैडम इंदिरा गांधी बहुत ही परेशान मेजरली। इस दौरान मैडम इंदिरा गांधी के एक बहुत ही परम मित्र आए, उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रे। ये पूरा नाम बोलना गलतफहमी ना फैल जाए। ओके सर, ये पूरा नाम है सर, सिद्धार्थ शंकर रे। ओके, पता चले पहला नाम सुन के मेरे ऊपर से फोन आने लग गए। तो सिद्धार्थ शंकर रे साहब ने, ये भी लॉयर ही थे। हाँ सर, ये भी लॉयर ही थे। हाँ बाय द वे, तो पूरा नाम लिख लो भैया। अच्छा, सिद्धार्थ शंकर रे एक साथ लिख लेता हूँ। तो सिद्धार्थ शंकर रे साहब ने मैडम इंदिरा गांधी को सजेशन दिया। ओके, और ऑब्वियसली उनके सुपुत्र भी थे संजय गांधी साहब, उन्होंने भी इनको सजेशन दिया कि समय आ गया है ओके कि कुछ तो करना पड़ेगा। उसी दौरान सिद्धार्थ शंकर रे साहब ने मैडम इंदिरा गांधी को बोला कि ये जो टोटल रेवोल्यूशन है इसका मतलब समझते हो? तो बोले टोटल रेवोल्यूशन मतलब? बोले टोटल रेवोल्यूशन मतलब ये बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इतनी करप्ट है कि इनके कोई ऑर्डर्स माने ना जाए, ना पुलिस ने इनके ऑर्डर्स मानने चाहिए, ना आर्मी ने इनके ऑर्डर्स मानने चाहिए, इतने करप्ट है। तो मैडम इंदिरा गांधी बोली मैं ना बड़ा परेशान हुई पड़ी हूँ और क्या क्या मेरे को रोज सुबह शाम सुनाओगे। तो वकील साहब ने फिर यही बात बोली कि आप समझ नहीं रहे बात को। बोला जा रहा है कि आप के सरकार के ऑर्डर्स ना माने जाए। तो मैडम बोली कहना क्या चाह रहे हो, बताओ तो सही। बोले मैडम बगावत हो गई है। व्हाट? बगावत हो गई है, आपके खिलाफ बगावत हो गई है, देश पे खतरा है, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है। क्या बात कर रहे हो, समय आ गया है कि आप नेशनल इमरजेंसी लगवा दीजिए। सर ये तो कुछ भी बात है। अब कुछ भी बात है तो क्या हुआ? ओके, बोला और मैडम ने माना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो आई होप मैं तुम्हें पूरा बैकग्राउंड बता चुका हूं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन जून 25, 1975। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? मैडम इंदिरा गांधी ने सजेशन किया टू द प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद साहब बीच रात को, और प्रेसिडेंट साहब को बोला प्रेसिडेंट साहब बगावत हो गई है। व्हाट? बगावत हो गई है, आप प्रोक्लेमेशन करो इंटरनल इमरजेंसी का। एंड दैट इज व्हाई ऑन जून 25, 1975 रात को मैडम की एडवाइस दी गई और प्रोक्लेमेशन कर दिया गया अंडर आर्टिकल 352 दैट पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। समझ ल कि नहीं समझ ल? कैसा लगा तुम्हें अपने ही देश की कहानी जानकर? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं, पल्ले पड़ा या नहीं? बहुत ही अच्छे से। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्यों? कहा जाता है दिस इज द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। क्यों सर? ऐसा ऐसा भी क्या हुआ होगा? ऐसा भी क्या हुआ होगा? ऐसा भी क्या हुआ होगा? हाँ सर, ऐसा भी क्या हुआ होगा? इतना क्या घबराना, इमरजेंसी तो लगी है। अच्छा ऐसी बात। हाँ, सारे ऑपोजिशन मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। हेडलाइंस देखो। हाँ सर, सारे प्रेस को बंद कर दिया गया। सब लोगों को जिसने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। सर ऐसे थोड़ा हो सकता है, ऐसे थोड़ा हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। कौन से? सारे। 20 और 21 भी। क्या बात करो, 20 एंड 21 को भी सस्पेंड करे, बोले रहने दो। सब कुछ। सरकार चाहेगी तो तुम सांस लोगे, सरकार नहीं चाहोगे तो सांस नहीं लोगे। क्या बात कर रहे हो? यस, दिस इज द आपातकाल दैट वाज हैपनिंग। सारे ऑपोजिशन मेंबर्स को, ये फोटोग्राफ अगर तुम पहचान रहे हो तो ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब की फोटोग्राफ है। ओके, सो सबको अरेस्ट कर लिया गया। और सर ऐसे कौन सा लॉ है जिसमें सबको अरेस्ट किया जा सकता है? हाँ बेटा, उस खूबसूरत लॉ का नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा।
इस लॉ को यूज करके प्रिवेंटिव अरेस्ट किए गए। क्या बात कर रहे हो? यस, भयंकर रूप से इस लॉ को मिसयूज किया गया। प्रिवेंटिव अरेस्ट, मीसा लॉ का पूरा नाम है मीसा ऑफ 1971। ये इंडिया पाकिस्तान के बांग्लादेश वॉर के समय यूटिलाइज किया गया था फॉर प्रिवेंटिव अरेस्ट, लेकिन इसका भरपूर प्रयोग किया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी। जिसने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला उसको अरेस्ट कर लिया गया। So this was the law Maintenance of Internal Security Act of 1971, an act to provide for detention in certain cases for the purposes of maintenance of internal security and matters. जिसका तुम नाम जानते हो, जो मेन ऑपोजिशन लीडर हो, चाहे वो अडवाणी जी हो, चरण सिंह हो, जो मर्जी हो, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। क्या बात कर रहे हो सर? यस। So amongst all draconian laws of emergency period, the dreaded MISA was most widely misused. India Today का न्यूज़पेपर का हेडलाइंस है, और ये इतना भयंकर रूप से मिसयूज हुआ जिसको तुम क्या ही सोच ही नहीं सकते कि इतना भी ज्यादा कुछ हो सकता है। इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण, उनको अरेस्ट कर लिया गया, ऑल बिकॉज, और किसी को यही नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। क्या बात कर रहे हो? प्रेस को पता हो चला होगा ना, प्रेस की तो बिजली की तारें काट दी गई। क्या बात कर रहे हो? यस, अगले दिन प्रेस में कुछ भी छापने को मना कर दिया गया, एंड मोस्ट ऑफ द प्रेस जो भी सरकार के फेवर में नहीं बोल रही थी उसको बंद कर दिया गया। We should be very very proud of some of the press वाले who were very very strong उस टाइम पे भी, especially इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस इतना जिगर वाला प्रेस निकला कि वो लोग ब्लैंक न्यूज़पेपर्स निकालने लगे, ब्लैंक एडिटोरियल। बोले हम तुम्हारे फेवर में नहीं लिखेंगे, लेकिन हम न्यूज़पेपर जरूर निकालेंगे। दिस वाज हाउ इंडियन एक्सप्रेस प्रोटेस्टेड सेंसरशिप ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो ये भी सर जिगर की बात है बेटा, गट्स तो गट्स होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो गट्स तो गट्स होता है सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज बिग थिंग सर, जिगर। तो द इंडियन एक्सप्रेस हेडेड बाय रामनाथ गोयनका, वो खड़े रहे, बोले कि हम तो ना बंद करेंगे, ना हम न्यूज़पेपर निकालना बंद करेंगे, ना हम न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ लिखेंगे जो कि तुम्हारे फेवर में होगा। गलत होगा तो हम गलत का साथ नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो सर? हिम्मत की बात है, हिम्मत की दाद देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला। अगले दिन रेडियो में न्यूज आई थी, क्या कुछ फेवरेबल न्यूज़पेपर्स में थे और रेडियो में न्यूज आई। कुछ लोगों को सुबह सुबह उठ के बता, आज तो बड़ा अच्छा दिन, बड़ा अच्छा दिन है बाबा, मिसेस गांधी ने इम्पोज कर दिया इमरजेंसी। अगर तुम्हारे शायद दादाजी को या पापा जी को किसी को याद होगा तो उनको याद होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुआ, और किसी को, अब तुम्हें यहाँ पर ध्यान से सुनना, President Fakhruddin Ali Ahmed had signed the proclamation while cabinet had met and unanimously approved it. लेकिन ये प्रोक्लेमेशन साइन होने के बाद अप्रूव हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम्हें क्या बता रहा था? यू आर नोटिसिंग दिस पार्ट? प्रोक्लेमेशन पहले आ गई, अप्रूवल बाद में आया। सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? So on June 25th, 1975, in the late afternoon of hot summer day, thousands of ordinary people had gathered at Ramlila ground to listen to the galaxy of political leaders opposed to Mrs. Gandhi. तो ये बहुत सारे आर्टिकल्स तुम्हें दिखाई देंगे जिसमें पता चलेगा कि उस दिन कितना भयंकर हालात थी। प्रेसिडेंट साहब का भी कुछ खास उसमें रोल नहीं रहा, एंड इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें एग्जैक्टली न्यूज से, तो ये रैशनल टॉक्स का एक बहुत अच्छा आर्टिकल हुआ था कि एक्चुअली हुआ क्या था। मैडम इंदिरा गांधी ने न्यूज पे अनाउंस किया था सुबह सुबह 26 जून को, प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। जैसे मैं बोलता हूँ घबराने का नहीं। ओह वेरी गुड सर, मैडम ने भी ऐसे बोला था, घबराने का नहीं, कुछ नहीं हुआ, इमरजेंसी लगी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, वेरी गुड सर। सो घबराने का नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो नेशन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस पीस ऑफ न्यूज वाज एज सस्पेक्टिंग as were Gandhi's cabinet ministers. Gandhi's cabinet ministers had been informed just hours before PM had proceeded to All India Radio. Proclamation had been signed the previous night itself. Uri babu, are you understanding this or not? अब समझ में आया या नहीं समझ आया? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this one. सबको समझ में आया? तो मैंने तुम्हें जो कुछ भी पढ़ा है वो फैक्चुअल पढ़ा है। Are you understanding? तो जिसने भी अपोज किया, जिसने भी इमरजेंसी को अपोज किया, वो उसको उड़ा दिया गया। तो अभी बड़े रिसेंटली जून 26, 2022 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मन की बात में ये बात बोली थी। इवन किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था। हैं? किशोर कुमार? हाँ, किशोर कुमार मालूम है ना? हाँ सर, किशोर कुमार को किसको नहीं मालूम है? तो सर सिंगर किशोर कुमार, जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो किशोर कुमार साहब को बोला गया कि वो गाओ जो हमें पसंद हो। किशोर कुमार साहब ने बोला हम वो गाएंगे जो हमें पसंद है, ओके, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा बोला जाता है। किशोर कुमार को रेडियो से ब्लॉक कर दिया गया। दिस वाज कॉल्ड एज मीडिया सेंसरशिप। सर कुछ भी बोल रहे, ऐसा हो सकता है क्या? आर्टिकल 19 नहीं है क्या? आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हो गया था।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? So Modi ji के खुद के words, and I quote Modi ji, "For us, the people of India, the sanskars of democracy which we have been carrying on for centuries, the democratic spirit which is in our veins finally won. The people of India got rid of the emergency and re-established democracy in a democratic way. It is difficult to find such an example of defeating a dictatorial mindset, a dictatorial tendency in a democratic way in the whole world during the emergency. I had the good fortune to have been a witness, to be a partner in the struggle of countrymen as a soldier of democracy." बहुत ही बढ़िया। So finally, democracy won, and 21st March 1977 को, 21st March 1977 को, because of the immense pressure on Madam Indira Gandhi, इस emergency को revoke कर दिया गया। Okay, so 25th June 1975 से चलती हुई ये emergency, 25 जून 1975 से चलती हुई ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 को मैडम इंदिरा गांधी ने रिवोक कर दी, और फिर हम गए न्यू जनरल इलेक्शंस में, जिसमें एज एक्सपेक्टेड, नहीं सर एज एक्सपेक्टेड नहीं था, मैडम को तो तब भी लग रहा था वो जीत जाएंगी, लेकिन वो जीती नहीं, और जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन इंडिया, और फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में आते ही नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए सबसे पहले पास किया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्यों? क्यों सर? क्यों? क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। समझ में आ रहा है या नहीं? टू क्रिएट अ सेफगार्ड, टू क्रिएट अ सेफगार्ड, ताकि ये रेकर ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी, समझ लो कि नहीं समझ लो? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? A good substantial answer, and if you don't write this, at least you should know this। हाँ सर, ये भी मालूम होना चाहिए सर, हम लोग आईएएस ऑफिसर बनने वाले। ये तो अच्छा हुआ सर आपने पता ही है, लेकिन अगर ना भी पता ही होता, हमारे सिविक्स में तो फुल मार्क्स आते ही थे। हाँ सर, ये वाली बात भी सबको समझ में आया या नहीं? लेकिन ये इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके ओके सो ये इमरजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या तुम लोग हो गया चले गए? हाँ सर है, नहीं चले जाओगे तो मुझे बता के जाना, मैं अकेला बैठ के नहीं पढ़ने वाला यहाँ पे। अच्छा, तो इस इमरजेंसी ने, इंटरनल इमरजेंसी ने, इसको डार्केस्ट आवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? इसको डार्केस्ट आवर, इसको डार्केस्ट आवर इन इंडिया डेमोक्रेसी बोला जाता है। बिकॉज क्या था मालूम है, एक दिन मेरे को ब्रिटिशर्स ने फोन किया, बोला सेड हाउ आर यू सेड, मैंने कहा तमीज से बात कर, सिड़ सिड़ ना बोलियो, ओके ढंग से बात करो। ओके सिद्धार्थ बोला कर, मेरे को तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम लोगों ने इतना 250 साल हम लोग, हाउ आर यू सेड, मैंने कहा तमीज से बात कर, सिड़ सिड़ ना बोलियो, ओके ढंग से बात करो। ओके सिद्धार्थ बोला कर, मेरे को तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम लोगों ने इतना 250 साल हम लोग को तंग किया। तो बोला ओके सिद्धार्थ, गुस्सा क्या हो रहा है तुझे? ना मालूम है हमने तुम लोग को डेमोक्रेसी दी? ओके डेमोक्रेसी इज अ गिफ्ट बाय ब्रिटिशर्स टू यू। मैंने कहा नादान परिंदो, जब तुम लोग को लिखना नहीं आता था ना, तब से इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है। समझ में आ रहा है? डेमोक्रेसी हमारे वेन्स में, आई यू अंडरस्टैंडिंग? हमारे वेन्स में, हमारा, हम उस देश के वासी है जहां पर पिताजी ने बोला तो जो पुत्र है ना, राजपाट छोड़कर जंगल में निकल जाता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? हम उस जगह के लोग हैं। ओके सो टाइम पास तो तुम करना मत, समझ में आया? तो डेमोक्रेसी ना हमारे वेन्स में, हमारे डीएनए में, तुमने डेमोक्रेसी लिखना सीखा नहीं अभी तक। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम तो अलग ही जगह से लोग हैं, टाइम पास करने का नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर तूने थोड़ा बहुत हमारे साथ यूपीएससी में हिस्ट्री पढ़ी होती ना, तो वैशाली के बारे में पढ़ लेना, तुम्हें पता चलेगा डेमोक्रेसी होता क्या है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? आई यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर तूने थोड़ा बहुत हमारे साथ यूपीएससी में हिस्ट्री पढ़ी होती ना, तो वैशाली के बारे में पढ़ लेना, तुम्हें पता चलेगा डेमोक्रेसी होता क्या है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो तुम्हारे, ये हमारे डीएनए में, आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो तुमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये सब टाइम पास है। लेकिन जब हमारे वेन्स में कोई चीज होती है ना बेटा, और उसको मर्सिलेसली वायोलेट किया जाता है, आई यू अंडरस्टैंडिंग, तो वो चुप जाता है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो वो तो चुप जाता है। सो जब डेमोक्रेसी, एक अनसस्पेक्टिंग सिटीजन्स को ये सब फेस करना पड़ा, तो इट वाज नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस, यू नो। वो उन 2-1.5 साल जो भी कटे होंगे, कुछ लोग तो उसको शायद भूल भी ना पाए, बिकॉज इट वाज कंसिडर्ड एज डार्केस्ट आवर
हम लोग अनसस्पेक्टिंगली फंस गए, हमें विश्वास भी नहीं हुआ कि हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम ऑफ प्रेस को, आर्टिकल 2021 को वायोलेट करेगी। सो ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू हो गया और उसके बाद शायद कभी भी हम लोग रिकवर नहीं कर पाए और फ्रॉम दैट सस्पिशन, यू आर अंडरस्टैंडिंग, कि यार ये इमरजेंसी प्रोविजंस को मिसयूज किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बाबा साहेब ने दिए थे, हमने सोचा इनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यस, ये इतने सेफगार्ड होने के बावजूद सर ये मिसयूज हो गया, तो अपने को टेंशन हो गई। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप था वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इससे क्या किया सर आपने? इससे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को और स्ट्रॉन्ग किया। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको याद आ गया होगा, हाँ सर हमने मेजोरिटी चेंज कर दी, हमने लोकसभा को बोल दिया 1/10 ऑफ मेंबर्स लेकर आओ, हमने 1 ईयर को 6 मंथ्स कर दिया, हमने मेजोरिटी को 2/3 मेजोरिटी वोटिंग कर दिया एंड ऑल दैट, हमने रिटर्न एडवाइस कर दी, हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम के शब्द को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको बना दिया आर्म्ड रिबेलियन। क्यों? इंटरनल डिस्टर्बेंस बोले तो सर, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोले तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, बस यही वाली बात है। इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना हल्का वर्ड है, ओके, कि इसका आर्बिट्ररी और अजीब सा मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हमने बोला ना बाबा ना, इंटरप्रिटेशन गड़बड़ नहीं करने का, क्लियर वर्ड लिखो, आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, बगावत, वो भी वेपन्स के साथ। जब तक वो नहीं होगी तब तक तुम इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं लगा सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और इंटरनल इमरजेंसी आप नहीं लगा सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो सर आपको विश्वास थोड़ा सा कम हो गया सरकार पे, बेटा हमने ऐसे ही देखा है। तो यही सिचुएशन हो जाती है जब एक बार आदमी दूध का झला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक काम कर दिया। ये सर, so please always recall 44th Constitutional Amendment Act 1978। और अगर तुम इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन देखोगे तो इसको ध्यान से, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 has virtually the effect of amending the constitution by converting it for the duration into that of a unitary state. Voila, sir, federation becomes a unitary and enabling the rights of the citizen to move the courts for the enforcement of fundamental rights, including life and liberty, to be suspended. सर ये बहुत ही खतरनाक समय। Adequate safeguards are therefore necessary to ensure that this power is properly exercised and is not abused। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लैंग्वेज है और ये मेरे शॉर्ट नोट्स है तो ये गलत लग रहा है। ये स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस एग्जैक्टली वो है जो पार्लियामेंट में 44th अमेंडमेंट 1978 के समय बोले गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? It is therefore proposed that a proclamation of emergency can only be issued when the security of India or part is threatened by war, external aggression, or armed rebellion. Internal disturbances not amounting to armed rebellion would not be a ground for issue of proclamation. सबको समझ में आया या नहीं? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो सर, 44th अमेंडमेंट का तो हमें बहुत ही याद आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और? सर एक और चीज है, वो बड़ा दिन आया सर। ओह यस सर, 2 साल के बाद एक ह्यूज जजमेंट आई और दैट जजमेंट वाज मिनर्वा मिल्स केस। ओके, तुम्हें एक बात जान के बड़ी अचंभा होगा। क्या सर? बहुत ही मेजर अचंभा होगा कि 1975 में मैडम ने एक अमेंडमेंट निकाली थी व्हिच वाज द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। मैडम को मालूम था सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ इंटरफेयर जरूर करेगा। मैडम ने 38th अमेंडमेंट से डाला था कि नेशनल इमरजेंसी will not be subjected to judicial review। क्या? Yes। So सुप्रीम कोर्ट, ऑल्दो ये बाद में हटा दिया गया था, लेकिन मैडम ने डिक्टेटोरियल मेथड यूज करके बोला था कि नेशनल इमरजेंसी को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और मिनर्वा मिल्स केस में द ग्रेट जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की स्टेटमेंट, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। सो आज की डेट में हम ये बात बोलेंगे कि every type of national emergency can be challenged in the court on ground of malified or that the declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts। अगर कोर्ट को लगा कि ये जानबूझ के अब्यूज करने के लिए यूजलेस वजहों से तुम पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट इमरजेंसी एज नल एंड void। सर एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Everyone has understood this or not? सर दिल खुश हो गया हमारा।
एवरीवन। तो क्या अब मैं ये बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हो सर, क्या अब मैं ये बात बोल सकता हूं कि आर वी नाउ मिस यूज ऑफ इमरजेंसी प्रूफ? जैसे वाटर प्रूफ होते हैं ना, क्या आज हम मिस यूज ऑफ इमरजेंसी प्रूफ है? पता नहीं सर, क्वेश्चन आ सकता है, लिखना। हाँ सर, क्या लिखेंगे? 44th अमेंडमेंट की कंट्रीब्यूशन लिखना, जुडिशियल रिव्यू की कंट्रीब्यूशन लिखना, और समझाना कि क्या 1975 वाली इमरजेंसी दोबारा हो सकती है या नहीं हो सकती। सर अपने अपने विचार, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अरे बाबा, सबको समझ में आया या नहीं? सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, और इज देयर अ चांस ऑफ रिकरेंस ऑफ इमरजेंसी? तो तुम्हें आंसर आना चाहिए। दो हीरो है इसमें, एक 44th अमेंडमेंट और एक जुडिशियल रिव्यू और मिनर्वा मिल्स केस। सबको समझ में आया या नहीं? सर एक इमरजेंसी कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं सर, बिल्कुल सर। तो ये बोलते हैं ना कि ये जब्र भी देखा है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। हाय 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 हाय, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो एक गलत फहमी हो गया और वो एक गलत फैसला हमारे दिल को टच कर गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अब तुम्हें टॉपर बनने का है कि रहने दूं? टॉप करने का कि सिर्फ पास करने का है? टॉप करना है तो पास करना है। अगर सिर्फ पास करने का है तो मैं पास किया तो टॉपिक हो गया मेरा। नहीं नहीं सर, टॉप करते फिर ठीक है। आईएएस बनने के लिए टॉप करना थोड़ा जरूरी होता है, टॉप कर दो। ओके चलो ठीक है, टॉप कर लो। बस इंटरव्यू में जब पूछेंगे तुम्हें टॉप किसने कराया तो किसका नाम लोगे? सर रहने दो सर। ओके ऑलराइट सर। सो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑलराइट एवरीवन, सब लोग सुनो। तुम लोग ऐसा मेरा नाम ना भी लो, लेकिन जब मैं रशिया में इलेक्शन लड़ूंगा ना तो मेरे को वोटिंग देना जरूर आना। अच्छा सर ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। और सर रशिया की वोटिंग में हम कैसा पार्टिसिपेट करें? मालूम है, मैं ये ना मजाक करता था ना ऐसा, ये तुम्हें आई होप तुम्हें इतना तो मालूम है। तो एक स्टूडेंट ने ना कमेंट किया, एक दिन बड़ा गुस्सा आ गया उसको। ओके, तो वो स्पेशल क्लास में आया और उसने लिखा, ये सिद्धार्थ सर अपने आप को पॉलिटिकल चैंपियन बोलते हैं, ये रशिया का इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं, ये वहां के सिटीजन थोड़ा है। मैंने कहा यार ये तो दिल पे ले गया इसने, ये तो बिल्कुल इमोशनल है। मतलब वो जो पूरा मैसेज लिखा 5 लाइन का। ओके बताओ यार, मतलब सर हद हो गई। मतलब बड़ा कमाल करते हैं यार लोग, मोहब्बत है और ऐसा दिल पे लिया उसने। Alright. वो जो पूरा 5 लाइन का मैसेज लिखा, ये अपने आप को बड़ा पॉलिटिकल एक्सपर्ट समझते, बोलते मैं रशिया का प्रेसिडेंट समझूंगा। रशिया का प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, ये तो है ही नहीं। इलेक्शन में क्या यार, ये बात तो ठीक है। और बंदा झूठ भी नहीं बोल रहा, गलत तो बोल नहीं रहा। ऑलराइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो मैंने एक बात बताई थी तुमको, एक्सटर्नल इमरजेंसी स्टार्ट हुई थी सर पहली बार 1962 में हुई थी, फिर 1967 में हुई थी, 1967 तक चली थी। आई होप तुम्हें याद है सर, ये इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे हुई थी। फिर 1971 में हुई थी और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर के टाइम, और फिर 1975 में इंटरनल इमरजेंसी हुई, अभी तुम्हें मालूम। लेकिन मैं एक गड़बड़ कर गया। हाँ सर, जानबूझ के करते हो सर आप, ऐसे खेल खेलते हो। मैंने तुम्हें 1971 की इमरजेंसी शुरू होते हुए तो बता दी थी, खत्म कब हुई है पता ही नहीं। हाँ यार सर, बातों बातों में आपने ये तो बताया नहीं कि 1971 की इमरजेंसी शुरू तो हुई थी, खत्म कब हुई आपने बताया नहीं। खा गए आप बात को। अब कमाल की बात यह है कि 25 जून 1975 जिस दिन इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, कमाल की बात यह है कि उस दिन 1971 वाली इमरजेंसी अभी भी चली रही थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो सर, ये तो सर ट्रेजेडी हो गई। 1971 वाली इमरजेंसी चल रही थी जब मैडम ने 1975 वाली इमरजेंसी भी लगा दी। सर वैसे विचित्र है, एक से पहले दो। ओके, एक के साथ एक फ्री 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 अमेजोन चल रहा था सर। ओके, तो मैंने मैम को फोन किया, मैंने कहा मैडम ये क्या कर दिया आपने? बोले क्यों? मैंने कहा मैडम ये एक इमरजेंसी चल रही है ऑलरेडी आर्टिकल 352 में। ओके, तो बोले क्या बात कर रहे? बोले, मैंने कहा हाँ मैडम, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वाली इमरजेंसी चल रही है, वो बांग्लादेश वाली, वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है, जो आपने एक और इमरजेंसी लगा दी। तो मैडम ने बोला आप लगा दी तो लगा दी। मैंने कहा मैडम एक ही बार में दो दो कैसा इमरजेंसी लगाओगे? ओके, तो बोले क्या सिद्धार्थ, अब ये पहले बोलना था ना। मैंने कहा मेरे को कैसा पता रात को कि या रात को फखरुद्दीन अली अहमद साहब के पास पहुंच जाएंगे और बोल देंगे लगा दोगे। वो सिद्धार्थ दूसरा था, मैं सिद्धार्थ दूसरा हूँ। ओके, मैंने थोड़ा ना बोला था। आई यू अंडरस्टैंडिंग? वो उनसे पूछो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैं वो वाला सिद्धार्थ थोड़ा हूँ, मुझे क्या पता ये वाली बात हुई है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं थोड़ा जानता था। तो आप बोलिए मैडम अब क्या करोगे? मैंने कहा अब तो हो गया, अब क्या करने का? तो मैडम ने बोला कोई बात नहीं, तेरे को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब समझ में आता है? मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मालूम है? मैंने कहा हाँ मैडम, भविष्य में की हुई कोई चीज जिसको पास्ट पे अप्लाई किया जा सकता है। बोला यस। तेरे को आईआर कोयलो याद केस याद है कि नहीं?
मैंने कहा हाँ मैडम, मतलब बोली अब जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा मतलब हो गया सो हो गया, अब मैं पास करूंगी 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। मैंने कहा बाद में? बोले हाँ बाद में, जब ये 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 मैं बाद में पास करूंगी। इन एडिशन टू आर्टिकल 352 कंटेंशंस हैव बीन रेज्ड, मतलब लोग बात कर रहे हैं, लोगों का काम है कहना, that while the original proclamation of emergency is an operation 71 वाली emergency, no further proclamation of emergency can be made 1975 वाली emergency। इसीलिए in order to place the matter beyond doubt, अच्छा beyond doubt, in order to place the matter beyond doubt, it is proposed to make it clear that the president may issue different proclamations on different grounds all at the same time, whether there is a proclamation already in existence and in operation। मतलब कि प्रेसिडेंट साहब के पास 3 ग्राउंड्स है ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि एक ही टाइम पर 3 अलग अलग इमरजेंसीज एक साथ लगाई जा सकती है, एक वॉर के बेसिस पे, एक एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। मैंने कहा मैडम ये काफी घरेलू नुस्खा टाइप लग रहा है। बोले आप बोल दिया मतलब बोल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो आर्टिकल 352 सब क्लॉज 9 मूव किया गया। क्या बनाया गया सर? 352 का चला गया मेरे 352 सब क्लॉज 9 बनाया गया, और 352 सब क्लॉज 9 में ये क्लैरिफाई किया गया, पता नहीं कहां चला गया, देखता हूं, हाँ ये 352 सब क्लॉज 9 डाला गया बाय द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। बेटा तुम्हें सपनों में भी कोई नहीं इतना डिटेल में पढ़ाएगा, यू अंडरस्टैंडिंग? ये मैं वो पढ़ा रहा हूं, तुम्हें एक्चुअली जाके कल हाईकोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हो। The power conferred on the president by this article shall include the power to issue different proclamations on different grounds। तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि एक ही टाइम पर 3 इमरजेंसीज लगाई जा सकती है, वेदर और नॉट प्रोक्लेमेशन इज ऑलरेडी इशूड अंडर दिस पार्ट। ये क्यों किया गया? ये इसीलिए किया गया बिकॉज 1971 की इमरजेंसी ऑलरेडी चल रही थी जब 1975 की इमरजेंसी लगाई गई। सो 21 मार्च 1977 को, हाँ 21 मार्च 1977 को ये इमरजेंसी खत्म हुई। नहीं सर नहीं, केवल यही नहीं खत्म हुई, ये भी खत्म हुई। 2 इमरजेंसीज एक साथ खत्म हुई ऑन 21 मार्च 1977। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया? थैंक यू अंशुल, गॉड ब्लेस यू। पल्ले पड़ गया या नहीं? अरे सर तो तुम अब कौन से लेवल ऑफ क्वालिटी पे हो इसका एहसास तुम्हें तब होगा जब किसी दिन तुम अपने कंपटीशन से बात करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा व्हाट इज डेविल लाइज इन द डिटेल काइंड ऑफ स्टफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए चेंज हो गई है। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सबको समझ में? तो टॉपिक ऊपर ऊपर से तो बहुतों को मालूम होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट की डेप्थ मालूम है या नहीं मालूम है वो इससे पता चलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर इफेक्ट बताओ, इफेक्ट नेशनल इमरजेंसी का कोई इफेक्ट होता है कि नहीं? अरे इफेक्ट 3 मेन इफेक्ट्स को याद रखना। हाँ सर 3 इफेक्ट सब लोग याद रखेंगे। एक इफेक्ट इज ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एक इफेक्ट इज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, एक इफेक्ट इज ऑन द लाइफ ऑफ विधानसभा एंड लाइफ ऑफ लोकसभा। 3 इफेक्ट क्या याद रखोगे सर? इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड लाइफ ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज पे अपन पढ़ाई करेंगे। समझ लो कि नहीं समझ लो? सर हो क्या चले गए तुम लोग? सर अब थक गए सर, सुबह से पढ़ रहे हैं सर, पॉलिटी यार चक्कर आ गई सर, 2 बार बेहोश होकर गिर गए सर, हद हो गई सर, सुबह से तंग कर दिया सर, इतने थोड़ा पढ़ना होता है सर। ठीक है हम यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे सर। अच्छा ऑलराइट सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? ओके तो सबसे पहले मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं वो पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट्स का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको मेरी बात समझ में आना बड़ा जरूरी है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बात हमेशा लॉ में याद रखना, अब तुम वकील साहब से पढ़ रहे हो तो वकीलों वाली भाषा यूज करना। लॉ में ना सिनोनिम्स नहीं होते। क्या मैं बोला? देयर आर नो सिनोनिम्स इन लॉ, देयर आर नो सिनोनिम्स इन लॉ।
राइटिंग बड़ी अच्छी मेरी। मतलब सर लॉ में पर्यायवाची नहीं होते, ये हमेशा आदत कर लो। पर्यायवाची, आई होप ऐसे ही होता है। हाँ सर ऐसे ही होता है। ओके हाँ यही होगा। लॉ में ना सिनोनिम्स नहीं यूज करते। लॉ में मैन और मेल में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, बिकॉज लॉ में स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज की जाती है। लॉ में पर्सन का मतलब कुछ और होता है, मैन का मतलब कुछ और होगा, वुमेन का मतलब कुछ और होगा। हर चीज को किसी वजह से यूज किया गया है। इसलिए जो लॉयर्स होते हैं वो बड़े तोल मोल के बोलते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि लॉयर्स कुछ भी बोलता है, सब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा कोई नहीं करता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नोबडी सेज दिस, एटलीस्ट इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा नहीं किया जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐसे चिल्ला चिल्लूना मना होता है। लॉ में बहुत सोच समझ के 20 घंटे 25 घंटे की मेहनत के बाद दो वर्ड्स दो लाइंस क्लियरली मेंशन किया जाता है, और उन दो लाइंस में एक एक वर्ड एक एक अल्फाबेट बड़ी मुश्किल से तोड़ मोड़ के बोला जाता है। सो लॉ इज अ वेरी मेहनत के बाद दो वर्ड्स दो लाइंस क्लियरली मेंशन किया जाता है, और उन दो लाइंस न्यूरल सर्जरी है। ओके वो बात अलग है कि मेरे को कभी ब्रेन सर्जरी समझ में नहीं आई, लेकिन लॉ कुछ कुछ उतना ही थरो है। अब वर्ड मैंने क्या यूज किया है सर? मैंने बोला लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है that the state cannot, ध्यान से सुनो सर, सुन रहे सर, state cannot make any order, any action, any legislation which violates, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर हमने दीवारों पे लिखा हुआ है, which violates, abridges or contravenes anything in part 3 of the constitution, यानी कि any of the fundamental rights। तीनों वर्ड्स याद आ गए? आंसर क्या वर्ड्स याद आ गए सर? वायोलेट्स, अब्रिजेस, याद आ रहे? चलेगा सुनो सर, हमको समझ में आ गया एवरीवन। सो वायोलेट्स, अब्रिजेस एंड कॉन्ट्रावेंस। सर मतलब हिम्मत है आप में, हैं? आप में हिम्मत है? कौन हो तू? है कौन बाबा? मैं सिटीजन हूं बाबा। अच्छा हिम्मत है, ओके। स्टेट को बोलो कोई ऑर्डर पास करने का, एक्शन पास करने का, लेजिस्लेशन पास करने का जो वायोलेट करे, अब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे मेरा फंडामेंटल है। नहीं करके दिखाओ ना सर, दिखाओ ना सर, ज्यादा हिम्मत है तो दिखाओ ना। क्या कर लेगा तू? सर मैं उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट जाएगा आर्टिकल 32 में, या हाई कोर्ट जाएगा अंडर आर्टिकल 226 में, ये जस्टिसिएबल है, कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, देखते रह जाओगे आप। बड़ी अकड़ है बाबा, बड़ी अकड़ है। अरे सर अपनी तो अकड़ ही है। ओके समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के दौरान तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। सर चिंता नहीं करेगा, अपन जाएगा। कहां जाएगा? अपन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? अपन सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा वायोलेशन हुआ है मेरा फंडामेंटल राइट्स का, अब्रिजमेंट हुआ है, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। अपन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या बोलेगा तेरे को? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तेरे अन अकेडमी ज्वाइन नहीं किया कि सेड लाइन कोड यूज करके? सिद्धार्थ सर ने तेरे को बताया नहीं क्या कि लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते? सस्पेंड किया है हमने, वायोलेट नहीं किया, अब्रिज नहीं किया, कॉन्ट्रावीन नहीं किया, चुपचाप से निकल जाने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ऐसा ओहो, समझ में आया या नहीं समझ में आया? सर बहुत ही सर, बहुत सर इमोशनल हो गए सर। सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया सर, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर निकाल दिया। बोलो वायोलेट नहीं हुआ है, अब्रिज नहीं हुआ है सर, कॉन्ट्रावीन भी नहीं हुआ है, बाहर निकाल दिया सर। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ओके कि सस्पेंड किए हैं तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आय हाय हाय, बड़ा इमोशनल हो गया सर, बाहर निकाल दिया सर, बिल्कुल इमोशन कर दिया सर। सबको समझ में आया सर? दिल तोड़ दिया सर। बेटा मेरे से पूछ के जाते ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं टेम्पररी पर्पस के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए अपने राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए, राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट्स मत जाओ। अच्छा इसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि नथिंग अबव द नेशन, नेशन को जरूरत है। टेम्पररी पर्पस के लिए डोंट अप्रोच द कोर्ट टू एनफोर्स योर राइट्स, वी हैव सस्पेंडेड योर फंडामेंटल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वर्ड क्या है? सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स by part 3 during emergency. Are you understanding? Line क्या है? The president may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such a right is suspended for the time period during which the proclamation is enforced,
or for such shorter periods as may be specified in the order. वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? वर्ड इज सस्पेंशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसका क्या मतलब होता है? द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स इज टेकन अवे. ये रट लो. क्या सर? राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सच अ राइट गिवन बाय पार्ट 3 इज सस्पेंडेड. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे पल्ले पढ़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा सर? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ? सो लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते. तुम्हारे राइट्स वायोलेट नहीं हुए, तुम्हारे राइट्स अब्रिज नहीं हुए, तुम्हारे राइट्स कॉन्ट्रावीन नहीं हुए. समझ ल कि नहीं समझ ल? तो समझ लो. सर हमको समझ में आ गया, आगे चलो. तो सर एक सवाल पूछना है आपसे, बड़ा इमोशनल सवाल है. क्या ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? हाँ मेरा बच्चे, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, एवरीथिंग. कॉन्स्टिट्यूशन ही इमरजेंसी के बारे में बता रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी दे रहे हैं. सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ही है. आई यू अंडरस्टैंड? इसलिए इस चैप्टर का नाम इमरजेंसी नहीं है, इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पूरा नाम. आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इमरजेंसी के लिमिटेशन बता रही है और उसी के सेफगार्ड्स बता रही है. इसमें दो आर्टिकल्स है जो तुमको याद रखने. एक है आर्टिकल 358, एक है आर्टिकल 359. याद रहेगा? हाँ सर. क्या याद रहेगा सर? आर्टिकल को याद रखने. एक है आर्टिकल 358, एक है आर्टिकल 359. याद रहेगा? हाँ सर. क्या याद रहेगा सर? आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359. हाँ सर. आर्टिकल 358 ओनली क्या होगा सर? ओनली डील कर रहा है विद आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? आर्टिकल 359 डील कर रहा है विद ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स. यहां तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर. आर्टिकल 358 केवल डील कर रहा है, केवल आर्टिकल 19 से. आर्टिकल 359 डील कर रहा है सस्पेंशन ऑफ ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स से. सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सर समझ लो. तो सर एक बात दिल में आई. क्या सर? क्या सर एक दिल में बात आई, आप बता ही दो. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मेरे आप हटा दोगे? विच फंडामेंटल राइट्स विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट? ओके, रिमूव्ड नहीं वर्ड यूज करते यार, तुम्हें पता नहीं है, लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते. प्रेसिडेंट साहब सस्पेंड करते हैं फंडामेंटल राइट्स. अच्छा अच्छा ओके. सर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे? मुझे नहीं पता. सर ऐसे मत सोचो सर, बीच मझधार में आके छोड़ दिया सर. हम तो आपके ही भरोसे चल रहे थे, अब आप बोल रहे मुझे नहीं पता. बेटा मुझे नहीं पता ना कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे. मतलब प्रेसिडेंट साहब कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड करेंगे ये प्रेसिडेंट साहब खुद डिसाइड करेंगे. मैं कौन होता हूं? मैं तो हम्बल हूं. अच्छा हम तो हम्बल से वकील है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, बाकी प्रोक्लेमेशन में लिख देंगे कि देखो डियर कंट्रीमैन, हम लोग XYZ ये वाले फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं, बाकियों को नहीं कर रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो व्हिच फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड? Will it be suspended or not? Will be always mentioned in the proclamation order. Are you understanding this or not? So मुझसे मत पूछो मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, मुझे क्या पता. Are you understanding? मुझे नहीं पता ये वाली बात. Are you understanding this or not? ये पर्दा नशीन है, ये छुपा हुआ है. I don't know. Are you understanding this part? प्रेसिडेंट साहब इसको प्रोक्लेमेशन में मेंशन करेंगे. प्रेसिडेंट साहब इसको बाद में वेरी भी कर सकते हैं. जैसे उन्होंने सपोज XYZ को पहले सस्पेंड किया, फिर थोड़े टाइम के बाद उनको लगे नहीं डियर कंट्रीमैन जेड चलेगा, लो हम जेड को हटा रहे, अब केवल एक्स और वाई सस्पेंडेड है. फिर थोड़े टाइम बाद बोले ना 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 ना, एक्स वाई जेड के साथ ए होना चाहिए. ही कैन रिमूव और ही कैन वेरी दिस प्रोक्लेमेशन एनी टाइम. बात समझ में आया बेटा? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड लिखो, वो एक एक वर्ड पे क्वेश्चन पूछते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ही कैन vary his proclamation any time. Vary his proclamation any time. Are you understanding this or not? इससे कमाल की बात नहीं समझ में आई तुमको? क्या समझ में आई? 1971 की इमरजेंसी चल रही थी और किसी को पता ही नहीं चला कि 1971 की इमरजेंसी चल रही है. हाँ क्यों? क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट तब सस्पेंडेड था ही नहीं. बात समझ में, उसे नाम से चल रही थी, इट वॉज ओनली नेम वो चल रही थी. बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ? यार
सर ज्यादा हो गया सर, भारी हो गया सर, हमारा है ना दिमाग बिल्कुल बिल्कुल क्लोज हो गया, थक गए सर, थक गए हो क्या? हाँ सर, बहुत थक गए सर। एक मिनट रुको सर, मम्मी को आवाज देने दो। मम्मी थोड़ी सी कॉफी पिला दो सर, सुबह से पढ़ा रहे, तंग कर दिया। अच्छा ऑलराइट, ओके, पीछे पड़े सर। मम्मी को बोलो, मम्मी सर ने ना आज बहुत तंग किया हुआ है, तो आप ऐसे करो, थोड़ा सा कॉफी पिला दो और एक पिज्जा तो ऑर्डर कर ही दो। अच्छा, बाकी देखूंगा क्या और चाहिए। सर आप ना सर पिटवाओगे और कुछ नहीं होने वाला हमारा। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला सर, दो आर्टिकल्स है, कौन कौन से? 359 और 358। अब कमाल की बात सुनो, अब ध्यान से सुनो। 358 बहुत ही मेजर आर्टिकल है, सबसे ध्यान से सुना, 3 लाइन। आर्टिकल 19 कभी भी इंटरनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं हो सकता। Are you understanding this or not? It can never be suspended in an internal emergency. सबको समझ में आ गया ये लाइन? सबको समझ में आ गई? मतलब अगर आर्टिकल 19 सस्पेंडेड है तो तुम्हें 100% मालूम है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी चल रही है। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? सर मैडम ने तो कर दी थी, मैडम ने तो आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया था। नादान परिंदो, अब तो दिमाग यूज करो। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 की करामात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर इस अमेंडमेंट को हम दीवार पे लिख देंगे सर, इस दीवार, इसने बहुत बचा है। 44th अमेंडमेंट 1978 ने बताया कि एक्सटर्नल इमरजेंसी में ही सिर्फ आर्टिकल 19 सस्पेंड कर सकते हो, वरना किशोर कुमार को तुम रोक नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? मंजिलें अपनी जगह है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? इमरजेंसी होते ही, हाँ सर एक्सटर्नल इमरजेंसी होंगी, हम प्रोक्लेमेशन में लिख देंगे कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया। नहीं, व्हाट? नहीं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक्सटर्नल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा इन एक्सटर्नल इमरजेंसी। और एक्सटर्नल इमरजेंसी जाते ही, अच्छा एक्सटर्नल इमरजेंसी जाते ही ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 वापस आ भी जाएगा। क्या बात कर सर, ये जादू है, जादू जादू तेरी नजर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्टिकल 19 एक्सटर्नल इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा और आर्टिकल 19 वापस आ जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी के रिवोक होते। सो इट विल कम बैक, ओके, as soon as emergency is gone and it will go as soon as external emergency is imposed. किसी भी हाल में आर्टिकल 19 इंटरनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होगा। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इन अदर वर्ड्स, मुझे इसको प्रोक्लेमेशन में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ सर, प्रोक्लेमेशन में क्यों लिखना? इंटरनल इमरजेंसी में जा नहीं सकता, एक्सटर्नल में अपने आप चले जाएगा और अपने आप आ जाएगा। ये सर ऑटोमेटिक है सर, ये एलेक्सा है। हेलो एलेक्सा, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, खुद ही बोलती। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? ओह, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। पल्ले पड़ा या नहीं? एकदम पल्ले पड़ गया सर। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो आर्टिकल 359 के वाले को मेंशन करना पड़ेगा, ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स को मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल 358 को मेंशन नहीं करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो अगर तुम इसको ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। While a proclamation of emergency declaring that the security of India or any part of the territory is threatened by war और एक्सटर्नल अग्रेशन, सर इंटरनल डिस्टर्बेंस तो लिखा ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो जा नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? थैंक यू निकेतन, गॉड ब्लेस यू सर, समझ में आ गया हमको। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो लाइन देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ओके। As soon as the proclamation ceases to operate, it will also cease to have effect. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हमने कर लिया आर्टिकल 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं टेबल बनाऊंगा। क्या हो गया सर? एक टेबल बनाना है मैंने। हाँ सर, बनाओ सर, बनाओ टेबल बनाओ सर। हमने क्या पढ़ा? 352 सेज नेशनल इमरजेंसी। हाँ सर। फिर हमने पढ़ा
356 इज प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ सर। फिर हमने पढ़ा नहीं सर, पढ़ेंगे 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ सर। फिर हमने पढ़ा 358। हाँ सर। 358 आर्टिकल 19 की सस्पेंशन है। हाँ सर। 359। हाँ सर। सर ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। हाँ सर, ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स। फिर मैंने तुम्हें सुबह पढ़ाया था 355। क्या सर? इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया। हाँ सर, सबको याद आ रहा है कि नहीं? मैंने तुम्हें पंजाब का एग्जांपल दिया था। प्रोटेक्ट इंडिया एंड टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबको याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? सर याद आ गया सर हमको, सबको समझ में आया। 357 रिपील हो चुका है। क्या रिपील हो चुका है? ओके, बचे 353 and 354. 353 and 354 deals with changes in the legislative, executive and financial relation between center and the states, जिसको हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। सर क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? पूरा पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डन। 352, 53, 54, 55, 56 ये रिपील हो चुका है। 58, 59 and 60। समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this। सर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया सर, हम परेशान हो गए। Everyone has understood this or not? तो हम जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशंस करेंगे वो ये है। ब्रेक से पहले ही कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में बोला है सेंटर कैन डायरेक्ट एनी स्टेट ऑन एनी एग्जीक्यूटिव मैटर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं करते, लेकिन इट कम्स अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। क्या बात कर रहे हो? यस, कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। तुम्हें याद आ रहा होगा आर्टिकल 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सर, कल ही तो पढ़ा था, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अरे सर हमको याद आ गया। और वो केवल 6 महीने तक चलेगा आफ्टर इमरजेंसी सीजेस टू बी ऑपरेटिव। यस और नो? प्लीज रिमेंबर, ना तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट वहीं के वहीं रहती है, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? फिर क्या सर? फाइनेंशियल, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, हाँ सर, जो मैंने तुम्हें आज सुबह बताया फाइनेंशियल रिलेशन, उसको प्रेसिडेंट साहब जैसे मर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? जैसे मर्जी मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो अरेंजमेंट तब तक चलेगी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक चलेगी, जब तक वो इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। यानी कि अगर जुलाई 2022 तक इमरजेंसी थी, तो वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट 31 मार्च 23 तक चलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? लेजिस्लेटिव रिलेशन सिर्फ 6 महीने तक रहता है after the emergency ceases to be operated. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? तो अगर तुम इसको और ज्यादा ध्यान से देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। During national emergency, Parliament becomes empowered to make laws on any subject matter mentioned in the state list. State legislature is not suspended, but Parliament के पास उसकी overriding power आती है। Are you understanding this part? Thus, the normal distribution of the legislative powers between the center and state is suspended. Please remember, state legislatures are not suspended. In other words, constitution बन जाता है unitary rather than federal. Are you understanding this or not? मोहिनी जी ने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है। प्रेसिडेंट सर ये सब करेंगे भी तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के कहने पर। तुम लोग ही आंसर दे दो मोहिनी को। हाँ जी सर, मोहिनी को आंसर दे दो। चलो सब लोग आंसर दे दो। वेरी गुड, मिल गया मोहिनी आंसर। हाँ जी, ऑलराइट। देखो कॉन्फिडेंस देखो, ये जो पढ़ाई कर लेते हैं ना तो ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, बिंदास आंसर लिखने लगते हैं। यस सर, यस, हमने आर्टिकल 74 पढ़ा हुआ है, हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट साहब कुछ भी एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना नहीं करते। ये हो जाती है कॉन्फिडेंस जब तुम मेरे वीडियोस को बार बार देखोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ आया? द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी केवल 6 महीने रहते हैं आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ये क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ रहा है? प्रेसिडेंट साहब के पास
तीनों लिस्ट आ जाती है ऑर्डिनेंसेस की। तुम्हें सब याद आ रहा होगा, तुम्हें याद है मैंने बोला था यूजुअली पार्लियामेंट प्रेसिडेंट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3 पर लॉ बनाते हैं, लेकिन इमरजेंसी के टाइम लिस्ट 1, 2 एंड 3 तीनों आ जाते हैं प्रेसिडेंट साहब के पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? अब तुम्हें कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने इतनी मेहनत से क्यों पढ़ा है और मैं क्यों बार बार तुमको इंसिस्ट कर रहा हूं कि इन वीडियोस को बार बार देखो। एवरीथिंग विल बिकम कनेक्टेड टू वन अनदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी में मैंने बता दिया है, व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज एंड ऑपरेशन, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। प्रेसिडेंट साहब सारे ग्रांट्स इन एड सब कुछ बंद कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहे, बट ये मॉडिफिकेशन चलता है ओनली टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और सर ये दोनों कहां लिखे हुए सर? ये आपने सर ये खुद ही बना दिए क्या? मैं क्यों बनाऊंगा? ये तीनों अरेंजमेंट्स लिखा हुआ है आर्टिकल 353 एंड आर्टिकल 354। सबको समझ में आया या नहीं आया? सर एकदम हमको समझ में आया। सो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप लिखा हुआ है 353 में, 354 में। फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है 358 और 359 में। ये रिपील हो चुका है और ये सब हमने कर लिया। सबको समझना? सर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर आपने बोला था लाइफ ऑफ लोकसभा एंड लाइफ ऑफ विधानसभा। अरे हाँ, वो तो मैं भूल गया। सो लाइफ ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा तो आपने बताया नहीं। अरे हाँ, ये तो आपने बताया नहीं, सॉरी मैं भूल गया। सो आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, that while a proclamation of emergency is in operation, the house of people यानी कि लोकसभा will be extended by the parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time. Oh, 1 year at a time. Oh, and in no case beyond a period of 6 months after the proclamation ceases to operate. तो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। इज बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन सीजेस टू। सब कुछ मैं पढ़ाता हूं, तो क्या जब इमरजेंसी खत्म तो 6 महीने में इलेक्शन कंडक्ट करना जरूरी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या लिखा हुआ है सर? सब कुछ मैं पढ़ाता हूं। तो अगर तुम्हें मैडम इंदिरा गांधी की लोकसभा याद है तो वो लोकसभा 2 बार 1-1 साल से बढ़ाई गई थी। तो 1971 की लोकसभा एक्चुअली 1975 में बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैडम ने 2 बार उसको बढ़ाई थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे हाँ सर, 1971 के 5 साल ऐड करोगे तो 1975 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन 2 बार इसे एक्सटेंड किया गया था। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? ओके, सो it is extended beyond 5 years by law of parliament for 1 year at a time for any length of time, यानी कि ये indefinite time तक जा सकता है, but it cannot continue for 6 months after the emergency ceases to operate. पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर हमको बहुत ही समझ में आ गया। Are you understanding this? सर ये तो हुआ लोकसभा की बात, लोकसभा की बात है ना सर। विधानसभा 83 plus 89, 8, 3, 8, 9, 3 and 9, 12, sin theta tan theta 172। ओहो, तुम्हें आता है इतना मैथ्स? सर ज्यादा ही मैथ्स आ गया आपको, मैथ्स ऑप्शन पढ़ना है। आर्टिकल 172 के अनुसार पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो 1 year at each time, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, नो इफ्स नो बट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये होती है 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। एक वर्ड यूपीएससी को बोलो, इसके आगे पूछ के दिखाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना। तो यूपीएससी को हमारी तरफ से एक क्वेश्चन दिया जाए। क्या सर? हमने सब कुछ बता दिया है। आर्टिकल 353 इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये है एग्जीक्यूटिव पावर, ये है लेजिस्लेटिव पावर। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। ये कहां से आया सर? आर्टिकल 353 में से। अगर तुम ये खुद पढ़ोगे तो बेहोश हो सकते हो। मैंने तुम्हें इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, तुम इसको समझ जाओगे तो तुम्हें पल्ले पड़ जाएगा। 354 ये है फाइनेंशियल रिलेशन, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया। प्रेसिडेंट मे व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी by order the provision that all the provisions from 268 to 269
not extending in any case beyond the expiration of financial year in which such proclamation ceases to operate shall be changed. Are you understanding? ये कहाँ लिखा हुआ है सर? आर्टिकल 354. सर बल्ले बल्ले हो गए, चप्पा चप्पा चली. Are you understanding this or not? सबको समझ आ गया. मैंने सब कुछ पढ़ा दिया. 352, 53, 54, 55, 58, 59. कल की क्लास में होगा 56 और कल ही खत्म होगा 360. सबको समझ में आया या नहीं समझ में? अब मैं तुमसे लूंगा 5 मिनट्स का ब्रेक और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे. एवरीवन हैज अंडरस्टूड? मैं लिख कर जाऊं सर, लिख कर जाया करो सर. 5 मिनट्स का ब्रेक है सर. कृष्णा यशु समराइज करो बेटा, समराइज करो, सारा खेल समराइजेशन का. ऑलराइट, तो इंटरेस्टिंग बात ये है, हाँ सर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंटिन्यू करें क्या हम लोग? हाँ सर. अरे कंटिन्यू करें क्या? थक गए हो? नहीं सर. ऑलराइट, थक गए तो बता देना. हाँ सर ठीक है सर, थक गए तो बता. ठीक है, मेरा क्या है, क्वेश्चन करो. ओहो सर हत्ती हो गई. द टर्म ऑफ द लोकसभा कैनॉट बी एक्सटेंडेड. अब मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ. द टर्म ऑफ द लोकसभा ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैनॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months at a time. Can be extended by 1 year at a time during proclamation of emergency. Can be extended for 2 years at a time during the proclamation of emergency. सर ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है. ओके सर. The term of the Lok Sabha cannot be extended. तुम्हारे पास 30 seconds to think about this. Sir, 30 seconds. So your time starts now. बहुत ही आनंददायक प्रश्न है. वेरी गुड सर. तो इससे तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि इंडिया की नस नस में डेमोक्रेसी है. जितने मर्जी टाइम बता दो, लोग गलत कर ही देंगे. ओके सर. तो एक्चुअली आंसर लिखा हुआ था सामने, नोट्स में लिखा था. ओके, बट फिर भी लोगों ने लिखा है. तो 1% लोगों ने ये अभी भी लिखा है, सर ये एक्सटेंड ही नहीं हो सकता. जब बोला नहीं होगा मतलब अपन ने बोला नहीं है तो नहीं है. ओके, ये 6 महीना पीछे पड़े सर. जब सब कुछ 6 महीना है तो ये 6 महीना क्यों नहीं? और ये सर न्यूटन है सर, ये आइंस्टाइन है सर, ये एडिसन है सर, ये इन्वेंट करते हैं. आज तक कुछ भी 2 साल तक एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन ये करेंगे सर. अपन दूसरे का अपन सर इन्वेंटर टाइप का आदमी. और 81% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड. और पूजा, अभिषेक, देवांश 1 2 3, जानवी, मोहित, अमित कुमार, भरद्वाज, ज्योति, अखिलेंद्र एंड पुनीत. अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि ओपन बुक एग्जाम कर दो ना तो भी लोग फेल होंगे. हाँ सर, ओपन बुक एग्जाम कर दो ना तो भी लोग फेल होंगे. Are you understanding? So पढ़ाना पढ़ूना से तो कुछ होता ही नहीं सर. ओके सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? सो ओपन बुक एग्जाम हो जाएगा ना तो भी तुम पास हो जाओगे. कंपटीशन की बिल्कुल चिंता मत करना. ऐसे लोग एग्जाम दे रहे हैं ना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कि उनके सामने किताब खोल के रख दो ना तो भी वो गलत कर देंगे. Are you understanding this part? So please be very very clear on this part. सर ये तो बहुत ही खूंखार क्वेश्चन है सर. ये पहले वाला आ नहीं रहा था, दूसरे वाला आपने क्या कर दिया सर? Consider the following statements. The Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate with respect to the matters in the state list. Resolutions approving the proclamation of emergency are passed only by the Lok Sabha. Which are the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. सर वैसे हद ही करते मतलब ABCD आ भी नहीं और आपने सर हमको शेक्सपियर पूछ लिया. ओके, तो चलो ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं? पूछो, 30 सेकंड से सोच लो सर. ठीक है सर, क्या सोचना, अब तो इमोशनल हो गए सर. बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन हो गया सर. इतना दूर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे सर. अच्छा, ऑलराइट. तो जो लोग को याद होगा वो प्लीज हो सके तो आर्टिकल भी याद लिखे हुआ तो याद भी कर लेना. हाँ सर, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा. और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बहुत ही बढ़िया सर. दिल के अरमान. अब तुम नोटिस कर रहे हो कि जितना मर्जी मेहनत कर लो, जब तक तुम अपने नोट्स नहीं बनाओगे तुम हारोगे ही हारोगे. तो मैंने तुमको ये बात बताई थी दैट इट वुड बी नेशनल इंटरेस्ट. ये राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है आर्टिकल 249 में
और रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास ओनली बाय द लोकसभा। ना सर, कैसी बात है, दोनों करते हैं। मैंने चिल्ला मेरा गला खराब हो गया, मैंने 4 कप चाय पी ली थी। लेजिस्लेटिव अप्रूवल मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन सर अमिताभ बच्चन साहब के फैन है, हम लिखेंगे कि हम फेंके हुए आंसर्स नहीं बताते। आपने बता दिया तो भी हमने आंसर दिया। ये हो गया 47%, ये हो गया 3%, ये हो गया 9%। जो मसूरी पहुंच रहे हैं वो पहुंच रहे हैं 41%। बहुत ही बढ़िया सर। लेट मी शेयर द लीडर बोर्ड नाउ। देवांश, पूजा, भरद्वाज 1 2 3, गौरव, शालू, महक, वैष्णवी, जूली, देवश्री एंड स्नेहा। ऐसे पढ़ते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो दिस इज अभी भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें कोई नहीं समझा पाएगा कि कितना मटेरियल। मुझे 3 घंटा लग गया नेशनल इमरजेंसी पढ़ाने में, 3 घंटा। ओके, एक एक वर्ड पढ़ा लिया। बट जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे ये एग्जाम पास हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। सरकार ने बताया। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया सर। सो अब हम करेंगे आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? ऑलराइट सर। ओके, प्रसाद बोला सर फर्स्ट वाला ऑप्शन कैसे करेक्ट है? हाँ बेटा, ये एक मोह माया है, ये जाल है सर। कैसे करेक्ट कैसे हुआ? इसकी हिम्मत कैसे हुई करेक्ट होने की? नहीं मतलब इसकी हिम्मत हुई कैसे कि ये पहला चॉइस अपने आप करेक्ट हो गया? हाँ सर, हाँ सर, ये बात ठीक है सर। नहीं मतलब फर्स्ट चॉइस मैंने बोला, ये करेक्ट हुआ कैसे? तो बेटा कभी कभी प्रीवियस वीडियोस भी देख लिया करो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, वेरी गुड सर। तो वो देखो सब स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ ही पढ़ रहे थे बेटा, ये तुम्हारी उम्र के लोग हैं, वो भी बेचारे पढ़े। आर्टिकल 249 तक वो पढ़ रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो उनको आर्टिकल्स भी याद है। मेहनत कर लो सर, मेहनत कर, सर छोड़ो सर, मेहनत अपने से नहीं होती। ओके, चले आगे। तो आर्टिकल 356 को मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके, या इससे भी अच्छा एक तरीका लेते हैं। ओके सर, कल ले लूं आर्टिकल 356? थक गए हो तुम? हाँ सर, चलो कोई बात नहीं, फिर डाउट्स ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो कल कर लेंगे। ऑलराइट, सो डाउट्स कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ऑलराइट। जिनको डाउट्स है वो पूछ लो, बाकी लोग सायोनारा सायोनारा। सबको समझ में आया? yes, sir. जिनको डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं। ऑलराइट, अंबिका मिल